Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Class 12th Accounting. तो स्टूडेंट्स क्लास 12th अकाउंटिंग में हमारा एनपीओ चैप्टर चल रहा है जिसमें आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इन दोनों अकाउंट्स के डिफरेंस का जो टॉपिक है वो एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है और ये रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं क्लास 12th अकाउंटिंग में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. तो आइए स्टूडेंट समझते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या फर्क है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये दोनों अकाउंट ही इस साल आपके कोर्स में है। एनपीओ चैप्टर में ये दोनों ही अकाउंट हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आपको मैं बता दूं कि इस पे दो तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है इस अकाउंट के बारे में और इस अकाउंट के बारे में, अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं और जो डिफरेंस है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। सो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझते हैं इसको। चलिए पहला पार्ट करते हैं। देखिए पहले पॉइंट में लिखा है नेचर। सो सबसे पहले हम बात करें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है इट इज क्लासिफाइड समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये एक समरी होती है कैश ट्रांजैक्शंस की। तो जितना भी कैश आया या गया उसके बारे में जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो यहां पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। आपने 11th क्लास में कैश बुक बनानी सीखी थी और उसमें हमने ये सीखा था कि सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही उसमें डाले जाते हैं। तो बिल्कुल सेम ये कैश बुक की तरह ही होता है, बस कैश बुक और इसमें इतना फर्क होता है कि जो कैश बुक है वो डेली बेसिस पे बनाई जाती है, वो रेगुलर बेसिस पे बनाई जाती है, और जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक में से ही छांट छांट के साल के एंड में लिखा जाता है। क्लियर? तो ये एक तरह की कैश बुक ही है जो कि कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में बताती है। तो जब भी कहीं से कैश आता है तो आपको रिकॉर्ड कर देना है और जब भी कहीं कैश चला जाता है तो भी आपको रिकॉर्ड कर देना है। अब यहां पे उधार की बात नहीं हो रही है। अगर आपने कहीं से उधार में कोई सामान लिया तो आपको उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। क्लियर? तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस देखे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है। इट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते समय हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हमको यह चीज देखनी होती है कि इस साल का कितना प्रॉफिट है, तो इस साल की कितनी इनकम और इस साल का कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, हम यही देखते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम क्या देखते थे, देखिए दो साइड होती थी, डेबिट साइड होती थी और क्रेडिट साइड होती थी। सो डेबिट साइड में जितना भी हमारा खर्चा होता था वो लिख देते थे और क्रेडिट साइड में जितनी इनकम होती थी वो लिखते थे और इस साल से रिलेटेड ही लिखते थे। इसमें ऐसा नहीं है कि पिछले साल का भी लिख दिया। अगर मान लेते हैं पिछले साल की पेमेंट इस साल आई है तो पिछले साल की पेमेंट को हटा देना है, माइनस कर देना वहां से, तभी हमको इस साल का पता लगेगा। तो जैसे पिछले साल हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाती है, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। लेकिन एनपीओ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती। एनपीओ क्या बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अब देखिए कैश बुक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्क था। कैश बुक में तो सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिखते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साल जो भी खर्चा हुआ या इस साल जो भी फायदा हुआ उसके बारे में लिखते थे। कैश बुक में जितना पैसा आया वो लिखा जाता था, चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड हो चाहे वो अगले साल से रिलेटेड हो, तो वो सारा पैसा यहां पे लिख दिया जाता था। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ वो पैसा लिखा जाता था जो इस साल से रिलेटेड होता था। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है और ये बनती है एक तरह से कैश बुक की तरह। दूसरा करते हैं, देखिए बेसिस। बेसिस की बात हो रही है, इन दोनों अकाउंट में कौन से अकाउंटिंग बेसिस लगे हुए हैं। अब देखिए अकाउंट्स के दो बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। अब इन दोनों के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि कैश बेसिस होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको कैश पे ध्यान देना है।
कितना कैश आया लिख दो उठा के, कितना कैश गया उसको भी लिख दो। कोई मतलब नहीं है कि इस साल का कैश है, पिछले साल का कैश था या अगले साल का कैश है। कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ कैश उठा के लिख देते हैं और कुछ आपको सोचने समझने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो ये वाला जो होता है स्टूडेंट्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इट वर्क्स ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चलता है। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कैश देखना है, आ रहा है या जा रहा है। अब यहां पे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? जो एसेट से रिलेटेड होता है। रियल अकाउंट हमेशा एसेट से रिलेटेड होता है, और इसका जो बेसिक फॉर्मूला था वो था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखिए ये एक तरह का रियल अकाउंट क्यों है? क्योंकि कैश भी तो एक एसेट होती है, करंट एसेट में आती है ना कैश। तो एसेट का जो रूल लगता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब भी कैश आए, देखिए किसी भी अकाउंट के दो कॉलम होते हैं, ये होता है डेबिट कॉलम, ये होता है क्रेडिट कॉलम। तो देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, जब भी पैसा आ रहा है आपके पास तो आप यहां पे डाल दीजिएगा। कहीं से भी पेमेंट आपको मिली है, रिसीट हुई है आपकी, आपके लिए तो रिसीट है, ठीक है। तो जितनी भी रिसीट होगी आप यहां पे डालिएगा, और जितनी भी पेमेंट होती है आप यहां पे डालिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सैलरी दी तो आप यहां पे डालेंगे सैलरी। अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो आप यहां पे डालते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो कैश के हिसाब से आपको डालना। अगले पार्ट में अगर यहां पे देखें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट वर्क्स ऑन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये दूसरी बेसिस होती है। अक्रूवल बेसिस में एक एक चीज का ध्यान दिया जाता है अकाउंटिंग में। आपके पास अगर इस साल कुछ पैसा आया जिसमें से कुछ पैसा पिछले साल से रिलेटेड था, तो आपको उसको हटा देना है। पिछले साल का जो हिसाब था वो पिछले साल ही हो गया होगा, इस साल में उसको जोड़ना नहीं है, इस साल उसको हटा देना। और कुछ पैसा अगर अगले साल से रिलेटेड है तो उसको भी हटा देना, क्योंकि वो उसका हिसाब हम अगले साल करेंगे। तो यहां पर डिटेल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है हर ट्रांजैक्शन की, और आपको यह पता लगाना होता है यहां पे कि ओरिजिनल असली इनकम और एक्सपेंडिचर हमारे क्या है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इट वर्क्स ऑन अक्रूवल बेसिस। तो आई होप कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में आपको डिफरेंस क्लियर है। अच्छा यहां पर अब ये कौन से बेसिस पे करते हैं? देखिए नॉमिनल अकाउंट होता है ये, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट किसका होता है? खर्चे और फायदे का। मतलब हमारी जो इनकम है और एक्सपेंडिचर का, इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए हम नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या रूल चलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यही रूल चलता है स्टूडेंट्स। तो इसमें भी आपको क्या करना है? दो साइड बनानी है, डेबिट साइड हो गई ये, क्रेडिट साइड हो गई ये। और डेबिट साइड में आपको क्या लिखना है? देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंडिचर वाला कॉलम आप यहां पे बनाएंगे। जब भी कोई खर्चा होगा तो डेबिट साइड में डालेंगे, और जब भी कोई आपको इनकम मिलेगी, कोई भी कहीं से पैसा मिलता है आपको, तो यहां पर आप डालिएगा उसको इनकम। इनकम साइड होती है क्रेडिट साइड। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहां पे आपको एक चीज क्लियर है कि ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो कैश बेसिस पे काम करता है। और कैश बेसिस कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश देखा जाता है। हम लोग इसमें ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं कि इस साल से रिलेटेड कितना कैश है और अगले साल से रिलेटेड कितना कैश है, इन सबको नहीं देखा जाता। सीधा सीधा जितना कैश आया आपको उठा के इसमें लिख देना होता है। लेकिन इसमें आपको सोच समझ के एंट्री डालनी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इस साल से रिलेटेड ही कैश ट्रांजैक्शंस डालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म, अब ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये तीसरा जो पॉइंट है ये इंक्लूडेड है ऊपर ही, आप देख सकते हैं। डेबिट साइड शोज रिसीट, क्रेडिट साइड शोज पेमेंट। आपको मैंने रूल बता दिया है। तो डेबिट साइड में हमेशा रिसीट आती है, यहां पे रिसीट आती है, और क्रेडिट साइड में पेमेंट आती है। तो अकाउंट बनाते टाइम ध्यान रखना, ठीक है। वैसे आपको एक चीज मैं बता देता हूं यहां पे कि ये वाला जो अकाउंट आएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आएगा, ये मोस्टली आपका क्वेश्चन में आता है। जब क्वेश्चन
पूछा जाता है तो उसमें वो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही बना के देते हैं, और इससे आपको इसमें कन्वर्ट करना होता है, मतलब इसमें से चीजें छांटकर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। क्लियर? तो इसी में थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है। अब देखिए यहां पे भी लिखा है डेबिट साइड शोज एक्सपेंसेस, ऑलरेडी बता चुका हूं, क्रेडिट साइड शोज इनकम। तो ये आपको तीसरा पॉइंट क्लियर है। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के पॉइंट्स करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अगले पॉइंट देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में बैलेंस। सो बैलेंस की बात हो रही है, मतलब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। कोई भी अकाउंट जब शुरू होता है तो कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है उसका। तो यहां पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड्स कैश इन हैंड बैंक एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो यहां पर आपको यह समझना है कि इस अकाउंट में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से बैलेंस शुरू भी होता है और खत्म भी होता है। मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कैश इन हैंड भी देखने को मिलेगा और कैश एट बैंक भी देखने को मिलेगा, और ओपनिंग का अलग होगा, क्लोजिंग का अलग होगा। क्लियर? तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो ओपनिंग में दिया हुआ है, और क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जितना साल के एंड में बचा हुआ है क्लोजिंग में दिया हुआ है, उस तरीके से आपको डालना है। अब यहां पे देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करें, डजंट रिकॉर्ड कैश इन हैंड और बैंक एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर बनाओगे तो यहां पे आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक नहीं डालना है, याद रखिएगा। आपको इसमें तो दिया होगा, देखिए ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, तो क्वेश्चन में तो लिखा होगा कि ओपनिंग कैश इन हैंड और ओपनिंग कैश एट बैंक, ये दिया होगा, लेकिन आपको इस वाले अकाउंट में नहीं डालना है, वो बैलेंस शीट में जाएगा। वो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उस समय आपको बताऊंगा, बस आपको इतना याद रखना है। यहां पर तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आता है, लेकिन यहां पर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक नहीं आता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, और फिफ्थ पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कुछ आइटम्स होते हैं कैपिटल नेचर के और कुछ होते हैं रेवेन्यू नेचर के। अगर आप में से कुछ बच्चों को इस बारे में पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखिए कैपिटल नेचर के आइटम वो होते हैं, या कैपिटल ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जो कभी कभी होती हैं साल में, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होती। और कैपिटल ट्रांजैक्शन होने से एसेट्स और लायबिलिटीज पे फर्क पड़ता है। अब जैसे कि मैं एक मशीन खरीद के ले आता हूं, तो यहां पर क्या हुआ, मेरी एसेट बढ़ी, तो ये हो गई कैपिटल ट्रांजैक्शन, क्योंकि एसेट या लायबिलिटी किसी एक पे फर्क डाल रहा है। और मशीन मैं रोज रोज भी नहीं खरीदता, मशीन तो कई साल में एक बार खरीदता हूं या साल में एक बार भी खरीदता हूं, तो ये रोज रोज की बात नहीं होती। तो ये होते कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस। दूसरी तरफ अगर मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं, तो ये मेरी एक रेगुलर ट्रांजैक्शन है, रेगुलर खर्चा है। और सैलरी देना इसका मतलब होता है कि खर्चा पूरा करना। इसमें ना मेरे एसेट पे फर्क पड़ रहा है, ना ही मेरी लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है। आप देख सकते हैं मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता हूं तो कोई एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मेरा एक नॉर्मल खर्चा था, तो ये हो गया रेवेन्यू आइटम। और ये मेरा रेगुलर खर्चा भी है, तो इसीलिए ये रेवेन्यू आइटम होता है। तो कैपिटल और रेवेन्यू को इस तरह से आप अलग अलग देख सकते हैं। क्लियर? तो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स, अब देखते हैं कि ये दोनों आइटम्स कौन से अकाउंट में आते हैं। तो सबसे पहले अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें, तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। अब इसका कोई ईमान धर्म नहीं है। ईमान धर्म का मतलब है कि इसको बस पैसा दिखता है, इसको ये नहीं दिख रहा कि ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, अलग अलग रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अब देखिए मैंने मशीन खरीदी मैंने, तो उससे क्या हुआ, पैसा गया मेरा। वैसे तो ये कैपिटल नेचर का है, लेकिन ये अकाउंट लिख लेगा, इस अकाउंट में लिखना पड़ेगा मुझे। उसी तरह मैंने अगर किसी को सैलरी दी, ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, तब भी इसी का अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि ये तो भाई पैसे देख रहा है बस। क्लियर? तो इस तरह से आप देखिए कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शन इसमें आते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है इसका जो बेसिस होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो सारे ट्रांजैक्शन जो भी कैश से रिलेटेड हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करें तो रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली।
जैसे सैलरी दी, रेगुलर बेसिस का खर्चा होता है और एसेट और लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता, तो सैलरी इसमें आ जाएगी। उसी तरह अगर इनकम की बात करें, अगर मुझे सब्सक्रिप्शन मिला कहीं से तो वो भी रेगुलर मिलता है सब्सक्रिप्शन, जो मेंबर्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे देते हैं, तो वो भी यहां पे आ जाएगा। उसी तरह अगर मैंने रेंट दिया है तो यहां पे आ जाएगा, क्योंकि रेंट मैं हर महीने दूंगा, या मुझे रेंट मिला है तो वो हर महीने मिलेगा, तो वो भी यहां पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने मान लीजिए एक नई बिल्डिंग खरीद ली, एक नई बिल्डिंग खरीदी, तो वो यहां नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, और यहां पे हम कौन से डाल रहे हैं? सिर्फ रेवेन्यू नेचर। तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा या रेवेन्यू नेचर की इनकम आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालनी है, क्योंकि कैपिटल नेचर का जो भी होता है ना, वो जाता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट होती है, तो एसेट और लायबिलिटी हम अलग अलग बनाते ही हैं, तो जितना भी कैपिटल नेचर का होगा ना वो चला जाएगा बैलेंस शीट में, और जितना भी रेवेन्यू नेचर का आ जाएगा वो आ जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो देखिए, जब आप इस वाले अकाउंट से इनकम और एक्सपेंडिचर बना रहे होंगे ना, तो वो साथ में आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ, आप बैलेंस शीट बनाओ। तो इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम आप इसमें डाल देना, ये वाला जो अकाउंट है, ठीक है। रेवेन्यू नेचर का जो भी होगा वो आप डालना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कैपिटल नेचर का जो भी होगा ना वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, एसेट और लायबिलिटी में। क्लियर? तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के आइटम्स के बारे में मैंने आपको फर्क भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि दोनों अकाउंट में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कंटेंट की बात कर लेते हैं। इट शोज रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सो ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि जब भी आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो आपको कोई भी पेमेंट या रिसीट होती है इस साल ड्यूरिंग द ईयर, इस साल कोई भी पेमेंट आती है आपके पास, ठीक है, या आप कहीं पेमेंट करते हो, तो यहां पर आपको इंक्लूडिंग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सो अगर पिछले साल की इनकम आई है तब भी इस साल में लिख लेंगे, अगले साल की कोई इनकम आई है तब भी इस साल में लिख लेंगे। मतलब इसमें बस ये देखा जाएगा कि कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये सारे इंक्लूड करने होंगे, प्रेजेंट के भी, इस साल का भी पैसा आया तो लिखना है, पिछले साल का कोई पैसा आया है वो भी लिखना है, और अगले साल से रिलेटेड कोई पैसा एडवांस में आया है तो वो भी लिख देना है। तो इसमें ये भेदभाव नहीं करता, ठीक है, ये सबको बराबर मान के चलता है। आइए देखते हैं, अब दूसरा देखते हैं यहां पे, इट शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर अलोन। अब यहां पे बोलता है कि भाई देखो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर या प्रेजेंट ईयर का ही अकाउंट बनाऊंगा, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है, पिछले साल से और अगले साल से कोई मतलब नहीं है। तो अगर कुछ पैसा इस साल आया जिसमें से पिछले साल का और अगले साल का भी पैसा है, तो उसको हटाकर मैं जो बचा हुआ पैसा है वो लिखूंगा यहां पे, ठीक है। तो ये यहां पे भेदभाव करता है, इस चीज में ये भेदभाव करता है। तो ये चीज आपको समझ लेनी है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो सभी साल के बारे में रिकॉर्ड कर लेता है, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो सिर्फ करंट ईयर के लिए बनाया जाता है, ताकि इस साल की इनकम और इस साल का जो एक्सपेंडिचर है वो पता लग पाए। क्लियर? तो स्टूडेंट जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट के 2 पॉइंट्स और कर लेते हैं। यहां लिखा हुआ है एडजस्टमेंट्स। अब आपको ये पता ही है कि एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। एडजस्टमेंट अकाउंट के नीचे दी गई कुछ लाइंस होती हैं जिसको हमको एडजस्ट करना होता है, और ये ज्यादातर 2 जगह जाती है। क्लियर? ये हम लोगों ने 11th क्लास में जब एडजस्टमेंट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें सीखा था। सो यहां पर अगर देखा जाए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो क्योंकि ये कैश बेसिस पे चलता है तो हैंस नो एडजस्टमेंट्स आर मेड। तो यहां पर तो कोई एडजस्टमेंट होगी नहीं, क्योंकि हम लोग एडजस्टमेंट कब करते हैं? जब पिछले साल और अगले साल का पैसा अलग अलग करना होता है। लेकिन यहां पर तो जो पेमेंट आई है हमको सीधी उठा के लिख लेनी है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी तरफ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हैंस एडजस्टमेंट्स आर मेड। तो क्योंकि ये अक्रूवल बेसिस पे चलती है, इसमें सिर्फ इस साल का पैसा देखना होता है, पिछले साल का और अगले साल का नहीं देखना होता है, तो इसलिए इसमें एडजस्टमेंट करनी होती है।
आपको एडजस्ट करना होगा अमाउंट, हर साल का अलग अमाउंट एडजस्ट करना होगा। सो पॉइंट नंबर 8 है डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन की बात करें तो इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, एग्जांपल डेप्रिसिएशन। तो यहां पर अगर आप देखें तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट लेते हैं तो समय के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है किसी ना किसी वजह से, चाहे वो यूज की वजह से हो, उसको हमने कुछ समय तक यूज किया, या सामने और अच्छा कंपटीशन आ गया हो, कोई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई हो, तो उसकी वजह से भी जो अभी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसकी वैल्यू कम होती है, तो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। अब देखिए यहां पर कोई कैश तो नहीं जा रहा आपकी जेब से, डेप्रिसिएशन जब भी लगता है तो विदाउट कैश लगता है, मशीन की वैल्यू कम हो जाती है लेकिन आपकी जेब से पैसा नहीं जाता है। और ये वाला अकाउंट क्या बोलता है, मैं तो सिर्फ कैश को देखता हूं, मैं तो कुछ और देखता ही नहीं, सिर्फ कैश आता हुआ और कैश जाता हुआ नजर आता है मुझे। तो इसीलिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। डेप्रिसिएशन हो गया या और भी कोई ऐसी नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कैश नहीं लिया दिया जाता, तो वो वाला रिकॉर्ड नहीं करेंगे यहां पे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए इट रिकॉर्ड्स नॉन कैश ट्रांजैक्शंस लाइक डेप्रिसिएशन, तो यहां पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है। क्लियर? डेप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो भी इस साल का फायदा या नुकसान होता है। तो अगर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमको असली फायदा और असली नुकसान पता नहीं लग पाएगा इस साल का। तो इस वाले अकाउंट में आपको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, या और कोई तरह की अगर आपको एक्सपेंडिचर होता है तो वो भी यहां पे रिकॉर्ड करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस थे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के। तो याद रखिएगा, वैसे आपको मोस्टली 6 ही पॉइंट लिखने हैं एग्जाम में, तो 6 पॉइंट ही लिखने होंगे। यहां पर मैंने आपको 8 पॉइंट करा दिए हैं ताकि आप अगर एक गलती से भूल जाएं तो आपको दूसरा पॉइंट याद आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। आने वाले पार्ट में हम करेंगे एनपीओ से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Savannah.